नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 12 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। तो इसमें बताया गया है कि अभिदारियों की बेदखली पर निर्बंधन के बारे में इसमें बात कही गई है। ठीक है, अब इसमें क्या बताता है कि 12(1)(a) है, 12(1) है तो वो क्या कहता है, किसी अन्य विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मतलब किसी भी विधि में कुछ भी लिखा हो तो किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अभिदारी के लिए विरुद्ध, मतलब अभिदारी के विरुद्ध किसी स्थान से उसकी बेदखली सिविल न्यायालय में बाद निम्न आधार पर ही लाया जाएगा, जो नीचे बताए गए हैं। 16 प्रकार के हैं 12(1)(a) के तहत। जो 12(1) है वो ये बात करता है, जो 12(1) है वो ये बात करता है कि यदि किसी अभिदारी की बेदखली करना है, सिविल न्यायालय में बात लाना है, तो उसके लिए बेदखली के जो आदेश हैं, बेदखली के आधार ए में जो है, ए में बताए गए हैं जो 16 प्रकार हैं। और किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि किराएदार की बेदखली करनी है उस स्थान से, तो इन्हीं आधारों पर बाद लाया जाएगा, अन्यथा नहीं लाया जाएगा। फिर से देखते हैं, यदि किसी किराएदार की बेदखली करनी है, कोई करना चाहता है, तो वह क्या करेगा, 12(1)(a) में जो तरीके बताए गए हैं, जो आधार बताए गए हैं, उन्हीं के आधार पर बेदखली होगी किसी किराएदार की, अन्यथा नहीं होगी। तो पहला आधार इसमें क्या बताता है, भले ही किसी विधि में कोई भी बात लिखी हो। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखा है जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। सही बकाया, ठीक है। अब सही बकाया का क्या है, इसका बड़े में विस्तार में देखते हैं कि यदि अभिदारी ने बकाया किराया ना दिया हो, जिसके लिए भूस्वामी द्वारा मांग की सूचना विहित रीति में की गई हो और जिसे 2 माह तक चुकाया ना गया हो, तभी सिविल न्यायालय में बात संस्थित किया जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि यदि अभिदारी है, जो किराएदार है, उसने जो बकाया पैसा है, जो उसका शुद्ध हो गया है, जो उसे देना है वो नहीं देता है, जिसके लिए भूस्वामी द्वारा विहित रीति में जो रीति बताई गई है, उस रीति के अनुसार क्या किया गया है, ये औपचारिकताएं हैं कि जो भूस्वामी है उसे ये औपचारिकता पूरी करनी होगी, तभी वह बेदखली के लिए बाद ला सकता है। ठीक है, तो वह मांग की सूचना, उसने पैसे मांगने की सूचना अभिदारी को दे दी है, विहित रीति में दे दी है, और मांग की सूचना के बाद उसने 2 माह तक वेट भी कर लिया है, तब भी उसे पैसा नहीं मिला है, तभी वह सिविल न्यायालय में बात संस्थित कर सकता है। यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो सिविल न्यायालय में बात संस्थित कर सकता है। अब इसके लिए उपचार भी बताए गए हैं, तो 13(1), 2 और 5 में उपचार बताए गए हैं। अब सिविल न्यायालय में बात लाने का अधिकारी तो हो जाती है, यदि ये कंडीशन हो जाती हैं तो सिविल न्यायालय में बात लाने का जो अधिकारी है वो भूस्वामी हो जाता है। पर इसमें लेकिन एक बात कही गई कि जो 12(3) के प्रावधान है, अगर 13 के अनुसार न्यायालय का समन पारित के 1 माह के भीतर भाड़ा अदा कर देता है तो बेदखली नहीं होगी। इसमें ये बताया गया है, जो 12(3) है वो ये बताया है कि 13 के अनुसार, जो सेक्शन 13 है उसमें जो बताया गया है कि भाड़ा कितने दिन के अंतर्गत पे करना है, यदि उतने दिन के अंतर्गत जो किराएदार है वो पैसा दे देता है तो उसकी बेदखली नहीं होगी। ठीक है, 12(3) ये बात करता है, परंतु इसका परंतु भी है 12(3) के परंतु के अनुसार, अगर 13 का एक बार लाभ ले लिया है, मतलब 13 में जो बताया पैसा है उस टाइम के अंदर यदि एक बार उसने लाभ ले लिया है अभिदारी ने, तो फिर से वो व्यतिक्रम करता है, फिर से वो देरी करता है, तो वह उस लाभ लेने का अधिकारी नहीं होगा। अब इसमें ये बात कही गई है कि यदि किराएदार पैसा नहीं देता है, जिसके लिए विहित रीति में जो भूस्वामी है उसने क्या किया है, नोटिस दे दिया है और उसने 2 माह वेट भी कर लिया है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था, उसने 2 माह वेट भी कर लिया है, और 2 माह वेट होने के बाद भी फिर वह सिविल न्यायालय में बात संस्थित कर सकता है। इसके साथ लेकिन ये बात करता है कि 12(3) के प्रावधान, अगर जो 13 है, 13 के अनुसार 12(3) बताता है कि यदि 13 के अनुसार जो समन मिल गया है अभिदारी को, समन प्राप्ति के 1 माह के अंदर भाड़ा ने जो भीतर है, 1 माह के भीतर है, जो पैसा है वह किराएदार चुका देता है तो बेदखली का आधार समाप्त हो जाएगा। परंतु किसमें ये भी बात करता है कि 12(3) के परंतु के अनुसार, अगर 13 का एक बार फ़ायदा ले लिया है, एक बार फ़ायदा कैसा ले लिया है कि यदि 13 का मतलब 1 माह के अंदर यदि वो चुका देता है तो उसकी बेदखली नहीं होगी, परंतु एक बार ऐसा करता है तो एक बार ही ऐसा फ़ायदा मिलेगा, फिर से वो व्यतिक्रम करता है पैसा देने में किराएदार, तो उसको फिर उस यहाँ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब बचाव क्या था, 13(1)(a) में बताया गया है कि बचा हुआ जो किराया है वो न्यायालय में जाकर जमा कर दे और महीने की हर 15 तारीख तक रेंट न्यायालय में जमा कर दे, तो उसका जो बेदखली का आदेश है वो ख़त्म हो जाएगा, आधार है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या करे, यदि वह किराया जो है न्यायालय में जाकर जमा कर दे, जो बचा हुआ किराया है, और जो
अब जैसे जनवरी है, जनवरी है और फरवरी अगले महीने की 15 तारीख तक वह उस रेंट को चुका दे तो भी उसकी बेदखली नहीं होगी। अब दूसरी तरीके से ये है कि जहाँ रेंट विवाद है कि रेंट कितना देना है, तो वहाँ पर क्या है कि यदि न्यायालय ने कोई अंतरिम भाड़ा नियत कर दिया है तो उस अंतरिम भाड़ा का जो पैसा है, जो नियत किया हुआ पैसा है, वो क्या करे, अभिधारी वो अंतरिम भाड़ा चुका दे तो भी बेदखली नहीं होगी। अब 13(1) और 2 के तहत मतलब 15 दिन में न्यायालय बचा हुआ किराया न्यायालय में जमा कर दे, 15 अगले माह के 15 दिन तक वह किराया जमा कर दे, या अंतरिम भाड़ा जो 2 में बताया गया है वो भी क्या कर दे, जो 2 में बताया गया है वो भी क्या कर दे, निक्षिप्त कर दे, न्यायालय में दे दे, तो सिर्फ अभिधारी को फ़ायदा मिल जाएगा, बेदखली नहीं होगी। मतलब इसका मतलब यह है कि अभिधारी को फ़ायदा मिल जाएगा अगर वो पैसा दे देता है और उसकी बेदखली नहीं होगी। सिर्फ उसे क्या करना पड़ेगा, जो भूस्वामी है उसको जो खर्चा हुआ है आवेदन करने में, बाद लाने में, तो वो जो बाद का खर्चा है वो भूस्वामी किससे ले सकता है, भू अभिधारी से वो ले सकता है। मतलब भू अभिधारी खर्चा देने के अलावा बेदखल करने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, ये देखते हैं 12(1) देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि गलत उपभाड़ा, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, गलत उपभाड़ा। अगर गलत उपभाड़े पर दिया है तो यहाँ पर बात की गई है। अब इसको विस्तार से देखते हैं। विधि विरुद्ध उपभाड़े पर किराएदार ने दे दिया है। अब जो किराएदार है, ए ने बी को किराए पर रखा था, ठीक है, बी क्या करता है, सी को, अपने दोस्त को किराए पर दे देता है, तो उपभाड़ादार ये हो गया। और इसने गलत तरीके से दिया है क्योंकि इसका जो तरीका है वो अलग है, जैसे 14 में बताया गया है। अब 14 क्या कहता है, भूस्वामी की सहमति और ऐसी सहमति लिखित होगी। मतलब यदि भाड़े पर देना है किसी किराएदार को, जो बी है, बी को यदि सी को भाड़े पर देना है और भाड़ेदार बनाना है किसी को, तो वो भूस्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करेगा और उपभाड़े पर, अन्यथा उपभाड़े पर नहीं देगा। और उससे जो स्थान मिला है तो वो स्थान या भाग को मतलब ये बताया गया है, जो सेक्शन 14 है वो कुछ नियम बताती है कि जो किराएदार को फॉलो करने होंगे, कि जो किराएदार है वह बिना भूस्वामी की लिखित सहमति के क्या करेगा, उपभाड़े पर नहीं देगा। दूसरी बात ये बताता है कि जो स्थान उसे मिला है वह उसे अंतरित बेचेगा नहीं या अपनी जगह किसी अन्य को नहीं देगा, ये समुनिदेशित अन्य को नहीं देगा। और मकान मालिक भी उपभाड़े पर देने के लिए, अब मकान मालिक के लिए यहाँ कर्तव्य बताया है कि मकान मालिक जो है वो भाड़े पर देने के लिए, किसी को रखने के लिए अंतरिम भाड़ा या पगड़ी नहीं लेगा। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो नहीं लेगा, जो मानक भाड़ा होगा वही जो मकान मालिक है वो लेगा। ठीक है ना, है 15, 16 और 43 का 3, तो हमारे ये पूरक कंप्लीट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आता है कि गलत उपभाड़े पर दिया गया है, ठीक है, विधि विरुद्ध उपभाड़े पर दिया गया है, तो उसके संबंध में प्रावधान लिखिए, तो ये लिखने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। फिर क्या है कि 14 हमारा हो गया है कि विधि विरुद्ध उपभाड़े पर नहीं दिया जाएगा। यदि उपभाड़े पर देना है तो जो कंडीशन है 14 के तहत है उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, अब 15 है। 15 बताता है कि उप अभिधृति सृजन तथा पर्यवसान की सूचना। यदि उपभाड़े पर दिया गया है तो उसके रखने के लिए, मतलब अधिनियम के लागू होने के पहले और बाद में की यहाँ पर बात बताई गई है। यदि उपभाड़े पर रखना है तो अभी अधिनियम के लागू होने के पहले, सृजन रखने के पहले 6 माह पहले सूचना देनी होगी। अगर उसको समाप्त करना है, उपभाड़े को समाप्त करना है, तो उसको 1 माह बाद सूचना देनी होगी। ठीक है, अगर उसका पर्यवसान करना है तो 1 माह बाद सूचना देनी होगी। पर्यवसान दोनों अधिनियम के तहत है। और यदि उसको सृजन, उसको रखने के लिए है तो 6 माह पहले, अधिनियम के लागू होने के पहले सूचना देनी होगी। और अधिनियम के लागू होने के बाद 1 माह पहले सृजन की जो सूचना है वो भाड़े पर देने की, वो 1 माह पहले बतानी होगी। अब 15(3) कहता है यदि कोई विवाद है, जैसे उपकिराएदार, मतलब यदि उप किराएदार के बारे में, उप भाड़े के बारे में यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा, आरसीए उसका निपटारा करेगा। तो ये बात हो गई। अब जो सेक्शन 16 है वो ये बताता है कि कतिपय दशाओं में उप अभिधारी होगा। इसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि जो अब उप अभिधारी है वो अभिधारी कब समझा जाएगा। तो यदि 12 के तहत यदि न्यायालय किसी किराएदार को बेदखल कर देता है, मतलब 12(1) के तहत, 12 में जो कंडीशन बताई गई है सेक्शन 12 में, उसके तहत क्या होता है कि जो न्यायालय है वो किसी क्या करता है, किराएदार को बेदखल कर देता है, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, उप किराएदार आ जाएगा। ठीक है, और जो किराएदार है उसी के द्वारा उप किराएदार को रखा गया हो, परंतु उसके खिलाफ बेदखली आदेश जारी नहीं हुआ हो।
अब ये है कि जो उप अभिधारी है, उप अभिधारी को कब अभिधारी समझा जाएगा कि उसके प्रति भी बेदखली का आदेश ना दिया हो, किराएदार के प्रति बेदखली का आदेश दे दिया हो तो फिर जो उप किराएदार है वो किराएदार बन जाएगा, परंतु यदि उसके खिलाफ भी दे दिया है तो वो कैसे बनेगा, इसलिए उसके खिलाफ भी बेदखली का आदेश नहीं दिया हो, इसमें यही बात करता है। ठीक है, किराएदार स्थान पर उप किराएदार किराएदार समझा जाएगा। और अगली बात यह है कि जो किराएदार है उसके स्थान पर अब जो उप किराएदार है वो किराएदार समझा जाएगा। ठीक है, बताया गया है कि जो 43(3) है, यदि कोई अभिधारी 12(1)(b) उल्लंघन करे तो 1000 जुर्माना उसे देना होगा। ठीक है, जो 43(3) कहता है कि यदि 12(1)(b) का यदि अभिधारी ने उल्लंघन कर दिया है, जो उसमें कंडीशन बताई है उसने उसका उल्लंघन कर दिया है तो उसे क्या देना होगा, 1000 उसे जुर्माना देना होगा। और शायद इसमें 3 माह का कारावास भी है, मुझे इतना कुछ खास याद नहीं आ रहा, यहाँ लिखा भी नहीं है, पर मुझे जहाँ तक याद है 3 माह का कारावास है और 1000 जुर्माना क्या करना होगा, अभिधारी को देना होगा। अब 12(1)(c) देखते हैं, प्रयोजन से भिन्न कार्य करते हैं। ये जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि पहले मैं क्या बताया था, पहले मैं बताया था, इसको हम बाद में रिपीट करेंगे। पहले ये देखते हैं कि अभिधारी ने कोई न्यूसेंस पैदा किया है, मतलब प्रयोजन से भिन्न कार्य कैसे किया है। जो अभिधारी है, किराएदार है, उसने क्या किया है, प्रयोजन से भिन्न कोई कार्य किया है जिसके लिए उसे किराए पर दिया गया था, वो उससे अन्यथा कोई कार्य कर रहा है तो न्यूसेंस पैदा कर दिया है। ऐसा कोई कार्य जो उस प्रयोजन से असंगत था, मतलब जिस कार्य के लिए दिया गया था वो नहीं था, कोई अन्य कार्य था जिससे भूस्वामी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब भूस्वामी का जो हित है उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोई कहता है जैसे ए है, ए किराएदार है और बी भूस्वामी है, किसी अन्य से क्या कहता है ए कि ये तो मकान मेरा है, बी का नहीं है, ऐसा कुछ करार करता है, मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है भूस्वामी के ऊपर। सारता पड़ना संभाव्य हो, मतलब उससे जो प्रभाव है उससे पड़ना संभाव्य हो, तो उसके बारे में बात करता है कि किराएदार अपने किसी स्थान के एक भाग को कार्यालय के रूप में उपयोग करता है, परंतु इसका क्या बात करता है, इसका परंतु बात करता है कि यदि किराएदार अपने किसी स्थान के एक भाग को कार्यालय के रूप में उपयोग करता है तो प्रयोजन से असंगत कार्य नहीं माना जाएगा। मतलब यदि उसको पूरा पार्ट दिया गया था, उसने एक भाग को क्या कर लिया है, कार्यालय के रूप में यूज़ कर लिया है, तो वो प्रयोजन से भिन्न कार्य नहीं समझा जाएगा। प्रयोजन से भिन्न कार्य ऐसा समझा जाएगा यदि वह अभिधारी ने कोई न्यूसेंस पैदा कर दिया हो, कोई प्रयोजन से भिन्न असंगत कार्य कर दिया हो और कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे जो मकान मालिक है उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सारतः प्रभाव पड़ना संभाव्य है तो यहाँ पर उसको बेदखल किया जाएगा, परंतु जो किराएदार है अपने किसी स्थान के एक भाग को कार्यालय के रूप में यूज़ करता है तो वह प्रयोजन से असंगत कार्य नहीं माना जाएगा। यहाँ विबंध लागू होता है और अभिधारी को इसके अनुकूल रहना होगा। ठीक है, एविडेंस में विबंध 115 से 18 बताया गया है, जहाँ तक मुझे याद है। इसमें एक केस काम करता है, केसरबाई वर्सेस चुन्नीलाल। भूमि स्वामी के हित से इनकार करने पर न्यूसेंस माना जाएगा, इसमें ये बताया गया था। अब जो डी पॉइंट है वो ये बताता है गलत उपयोग किया है, युक्त हेतु के बिना, मतलब युक्त हेतुक नहीं था, कोई कारण नहीं था, बात फाइल करने किए जाने के लगातार 6 माह पूर्व तक भाड़े पर दिए स्थान को अभिधारी द्वारा उपयोग कब्जे में नहीं लिया तो वास्तविक आवश्यकता EFG है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है, जो डी है वो ये बात करता है कि यदि किसी स्थान को किसी किराएदार को दिया गया था कि इसको यूज़ कर लो, वह लगातार 6 माह तक उसको यूज़ नहीं करता है, उस जो स्थान दिया है उसको यूज़ नहीं करता है, और कैसे नहीं करता है, बिना किसी कारण के यूज़ नहीं करता है, ऐसे ही यूज़ नहीं करता है, तो बेदखली का आधार यहाँ पर बन जाता है। क्योंकि 6 माह तक जो अभिधारी है उसने उस स्थान को ना ही कब्जे में लिया है, ना ही उसका उपयोग किया है, और कोई कारण भी नहीं था। यदि कोई कारण है और लगातार नहीं है तो फिर तो बात अलग है, परंतु यदि लगातार 6 माह तक यूज़ नहीं किया और बिना कारण की यूज़ नहीं किया तो बेदखली का आधार बन जाता है, इसको गलत उपयोग कहेंगे। ठीक है, अब जो वास्तविक आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता को EFGH में बताया गया है। 4 प्रकार की वास्तविक आवश्यकता बताई गई हैं, जो 12(4)(5) इसके साथ पढ़ना है। 12E है, 12(1)E है, वो रहने के लिए आवश्यकता को बताता है। भूस्वामी को वास्तविक आवश्यकता है अपने या कुटुंब के व्यक्ति के लिए या उस स्थान के निवास के लिए आवश्यकता है और उस शहर में अन्य कोई स्थान नहीं, मतलब भूमि स्वामी है या उसके रिलेटिव हैं, कुटुंब का कोई सदस्य है जिसे उस स्थान पर रहने के लिए आवश्यकता है जो उसने किराए पर दिया था, और वह रहने के लिए आवश्यकता ऐसी है कि उसी शहर में उसका जो भूस्वामी है उसका कोई ऐसा दूसरा स्थान नहीं है, तो यहाँ पर बेदखली का आधार बन जाता है।
अब जो इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, 12(4)(5) और 43(3)(a) पढ़ना है। इसमें ये बताया गया है कि 12(4) क्या कहता है, भूस्वामी में उस स्थान को अंतरण द्वारा प्राप्त किया हो, जैसे खरीदा है या गिफ्ट किया है या अन्य तरह से अंतरण किया है, तो अंतरण तारीख से 1 वर्ष तक किराएदार को बेदखल करने के लिए भूस्वामी बाध नहीं लाएगा। इसमें एक कंडीशन बताई गई है कि यदि भूस्वामी को अंतरण के द्वारा क्या हुआ है कि वह स्थान अंतरण के द्वारा स्थान के कब्जे की प्राप्ति हुई है, तो यदि उस स्थान पर पहले से कोई किराएदार रह रहा था, ये किराएदार की बचाव है यहाँ पर 12(4) वगैरह, इन आधारों पर तो बेदखली की जा सकती है, परंतु ये कंडीशन है यदि कि 12(4) में है कि यदि स्थान को अंतरण द्वारा प्राप्त किया है, खरीदा है उस भूस्वामी ने, एक तरीके से ये समझ लेते हैं, और वहाँ पर कोई किराएदार रह रहा था, तो 1 साल तक यदि अंतरण द्वारा भूस्वामी ने ऐसे स्थान को प्राप्त किया हो, भले ही उसे रहने के लिए या उसके कुटुंब के परिवार को रहने के लिए आवश्यकता हो उस स्थान की, तब भी वह उस स्थान को खाली नहीं करा सकता है। कब तक? 1 वर्ष तक वह खाली नहीं करा सकता है, या अगर उस स्थान पर पहले से कोई किराएदार रह रहा था और अंतरण द्वारा भूस्वामी द्वारा उस स्थान को प्राप्त किया है। अब इसका दूसरा बचाव क्या कहता है, यदि न्यायालय ने अभिदारी बेदखली के लिए निर्णय कर दिया है, यदि जो न्यायालय ने जो अभिदारी की बेदखली के निर्णय कर दिया है, तो आदेश की तारीख से 2 माह बाद ही भूस्वामी कब्जा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह अभिदारी को टाइम दिया है कि वह तब तक अन्य स्थान देख ले। अब 12(5) कहता है कि यदि न्यायालय ने बेदखली का आदेश दे दिया है, ठीक है, बेदखली का आदेश दे दिया है, तो क्या है कि 2 माह के बाद ही भूस्वामी उस पर कब्जा प्राप्त करेगा, क्योंकि अब अभिधारी को भले ही बेदखल का आदेश दे दिया है, पर कम से कम उसे देखने का तो टाइम मिले कि वो अन्य स्थान पर जहाँ वह निवास करे, किराए पर ले, तो उसके लिए टाइम, ये एक तरीके से भू अभिधारी को टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पर 12(5) हो गया, और 43(3)(a) में शास्ति बताई गई है, जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें बताता है, 1 मिनट, कि अगर न्यायालय ने कब्जा भूस्वामी को दिला दिया है, तो ये एक कंडीशन उसके ऊपर अधिरोपित फिर से हो जाती है कि यहाँ पर ऊपर वाले में क्या कंडीशन अधिरोपित हो गई थी कि वो 2 माह तक यूज़ नहीं कर सकता, उस स्थान को कब्जे में नहीं ले सकता, और यहाँ पर क्या है कि 2 साल तक भूस्वामी किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा। यदि खाली करा दिया है न्यायालय ने उस स्थान को और वह स्थान खाली हो गया है, तो उसके ऊपर ये कंडीशन है 17(1) के तहत कि यदि भूस्वामी को उसका कब्जा मिल गया है, तो 2 साल तक वो क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा। अब 17(1) में यही बात करता है। अब 43(3)(a) ये बात करता है कि यदि 17(1) और 2 का उल्लंघन किया जाता है, तो भूस्वामी 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 1,000 तक का, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब 1 और 2 में ये बात कही गई थी कि जो भूस्वामी है वह क्या करेगा, 2 साल तक किसी अन्य को, यदि उसे कब्जा मिल गया है तो 2 साल तक किसी अन्य को कब्जे पर नहीं देगा, किराए पर नहीं देगा, और 2 माह तक वो क्या करेगा, उस जो स्थान उसे दिलाया गया है न्यायालय द्वारा, तो 2 माह तक वो उस स्थान का अधिभोग मिलेगा। यदि ऐसा नहीं करता है, उल्लंघन करता है, 17(1) और 2 का उल्लंघन करता है कि 2 साल तक वो क्या करता है, किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा, कहा गया था, और वह किराए पर दे देता है, तो क्या होगा कि 3 माह तक का कारावास जो भूस्वामी है उसको दिया जाएगा, और 1,000 का जुर्माना दिया जाएगा, ये दोनों भी दिया जा सकेगा। अब जो F नंबर है वो हम देखते हैं, 12(1) में जो F नंबर है वो ये बताता है व्यापार के लिए, यदि जो भूस्वामी है इसकी बचाव जो बताए गए हैं, जो भी बचाव इन सेक्शनों के साथ हैं, जिसको जिसके साथ पढ़ना है वो मैंने इस साइड लिख दिया है। अब व्यापार के लिए ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक है। F में व्यापार के लिए बताया, आनुवांशिक प्रयोजन अर्थात व्यापार के लिए वास्तविक आवश्यकता है भूस्वामी या उसके पुत्र या विवाहित पुत्री या जिसके फायदे के लिए वह स्थान भूमि है और उस शहर में इसका ऐसा अन्य स्थान नहीं है। इसमें यह बात की गई है कि जो भूस्वामी है उसको क्या है कि भूस्वामी को आनुवांशिक प्रयोजन मतलब अपने व्यापार के लिए उस स्थान की आवश्यकता है जिसे उसने भाड़े पर दिया था। ठीक है, अब उसी स्थान पर जिस शहर में उसे ऐसे स्थान की आवश्यकता है वैसा उस शहर में कोई अन्य स्थान नहीं है, तो भूस्वामी अब उसे आवश्यकता किसके लिए है, स्वयं के लिए है, स्वयं को व्यापार करना है, उसको कुटुंब के किसी सदस्य को व्यापार करना है। अब कुटुंब के सदस्य में क्या है, यहाँ पर विवाहित पुत्री नहीं आती, इसमें अविवाहित पुत्री हो और पुत्र हो, इनको यदि व्यापार करना है या स्वयं को या जिसके फायदे के लिए वह जमीन थी जो वो जगह थी तो उसे व्यापार करना है, तो यह यहाँ पर बेदखली का आधार
बन सकता है। अब 12(4) क्या कहता है कि अंतरण से प्राप्त किया भूस्वामी द्वारा स्थान तो 1 वर्ष तक बाद ना लाया जाएगा। इसमें वही बात की गई है कि यदि अंतरण से भूस्वामी ने वह स्थान प्राप्त किया है तो 1 वर्ष तक बाद नहीं लाया जाएगा। मतलब भले ही ऐसे कुटुंब के सदस्य को या स्वयं को व्यापार के लिए उस स्थान की आवश्यकता है, तो वह किराएदार को वहाँ पर यदि कोई रह रहा था तो उसको बेदखल नहीं कराया जा सकता। कब तक नहीं कराया जा सकता? 1 वर्ष तक उसको बेदखल नहीं कराया जा सकता। यही निवासिक प्रयोजन में है, यही अनिवासिक मतलब रहने के लिए और व्यापार के लिए, इन दोनों के लिए यही कंडीशन में 12(4) में बताई गई है। 1 वर्ष तक बाद नहीं लाया जाएगा यदि अंतरण द्वारा प्राप्त हुआ है। अब 12(6) कहता है कि यदि न्यायालय द्वारा कब्जा छोड़ने का आदेश अविदारी को कर दिया गया है तो अब इसमें ये कंडीशन बताई है कि यदि न्यायालय ने जो कब्जा है छोड़ने का आदेश दे दिया है, अविधारी को कहा है बेदखल कर दो, ठीक है। तो जो ए पॉइंट है वो ये कहता है कि 2 मास तक भूस्वामी कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। जो भूस्वामी है वो कब्जा प्राप्त कितने टाइम तक नहीं कर सकता, ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो 2 माह तक कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है यदि न्यायालय ने कब्जा छोड़ने के लिए कह दिया है अविदारी को। तो भूस्वामी 2 माह तक कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका बी पॉइंट ये बताता है यदि वह स्थान ग्वालियर, लश्कर, मुरार सम्मिलित इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग नगरों में या राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित बताए अन्य स्थान में से कब्जा खाली कराना है। तो अब यहाँ पर पहली बात तो ये बता दी है कि जो 2 मास तक है वो भूस्वामी कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि जहाँ से खाली कराया जा रहा है स्थान को वह इन स्थानों में से कोई स्थान पर आता है या राज्य सरकार द्वारा बताए किसी ऐसे स्थान पर आता है तो क्या होगा, तो भूस्वामी को प्रतिकर देना होगा। अगर ऐसे स्थान पर आता है तो भूस्वामी को प्रतिकर देना होगा। अब इसमें 1 और 2 बताया गया है कि पहला है यदि वह स्थान 10 वर्ष के लिए भाड़े पर दिया, वर्ष अधिक तक यूज़ किया तो मानक भाड़े के दोगुने, और वर्ष या अधिक के एक गया था तो खा या 10 वर्ष तक प्रतिकर देगा। इसमें ये बात बताई गई है कि यदि जो ऊपर बताए शहर हैं उन शहरों में से अविदारी को कब्जा खाली कराया जा रहा है तो भूस्वामी के ऊपर कंडीशन है, बाउंडेशन है कि वह यदि उन स्थानों पर था, ठीक है, उन स्थानों पर से यदि जगह खाली कराई जा रही है और 10 वर्ष या उससे ज़्यादा उसने क्या किया है, उस स्थान को उपयोग कर लिया है, जो अविदारी है उसने 10 वर्ष या उससे ज़्यादा वहाँ पर व्यापार कर लिया है, तो क्या होगा, तो भूस्वामी को यहाँ पर जो भाड़ा है भाड़े के 2 गुने बराबर उसे प्रतिकर, जो भू अभिधारी है उसको प्रतिकर देना होगा। समझिए बात को। पहली बात यह है कि यदि उन स्थानों पर जो ऊपर बताए गए हैं उन स्थानों पर या राज्य सरकार द्वारा बताए गए किसी स्थान पर से अभिधारी को खाली कराना है, मतलब भूस्वामी का जो भाड़े पर दिया गया था स्थान वो इन स्थानों पर था जो ऊपर बताए हैं। और दूसरी बात यह है कि उस अभिधारी ने 10 साल या उससे ज़्यादा उस स्थान को यूज़ कर लिया है, व्यापार के लिए यूज़ कर लिया है, तो मकान मालिक की यहाँ कर्तव्य होगा कि वह अधिरोपित किया जाएगा कि जो मानक भाड़ा है मानक भाड़े से 2 गुना वो क्या करेगा, मानक भाड़ा कितना 12 माह के लिए डिसाइड होगा, मतलब 1 साल का मानक भाड़ा, तो मतलब 2 गुना मानक भाड़े के 2 गुने बराबर, यदि ये दोनों कंडीशन 10 साल से ऊपर है या और उन स्थानों पर है तो दोगुने मानक भाड़े के दोगुने बराबर प्रतिकर भूस्वामी किसे देगा, अभिधारी को देगा। क्योंकि जो अभिधारी है वो वहाँ पर रह रहा था, वहाँ व्यापार कर रहा था, तो 10 साल तक उसने व्यापार किया है, वहाँ उसकी ख्याति बन जाती है और वहाँ पर व्यापार करते करते टाइम हो जाता है तो उसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसानी की पूर्ति के लिए जो भूस्वामी है वह मानक भाड़े के दुगने बराबर क्या देगा, रकम चुकाएगा। और यदि 10 वर्ष या उससे कम, यहाँ पर बताया गया है 10 वर्ष या कम है, 10 वर्ष या उससे कम यूज़ किया है उस स्थान को, उन ऊपर बताए गए स्थानों पर तो है, वह जो स्थान है जहाँ से अभिदारी को कब्जा खाली कराया गया है ऊपर बताए गए स्थानों पर तो है, पर 10 वर्ष या उससे कम अभिदारी ने उसको यूज़ किया है तो मानक भाड़े के 1 गुना बराबर क्या देना होगा, 1 गुना बराबर प्रतिकर देना होगा। मतलब 10 वर्ष से कम है तो 1 गुना बराबर प्रतिकर होगा, 10 वर्ष से अधिक है तो 2 गुना मानक भाड़े के प्रतिकर देना होगा भूस्वामी को, अभिधारी को, जो उसे क्षति हुई है। यही है जो दूसरा पॉइंट है, यही बात करता है कि 10 वर्ष है उससे कम है तो उसे 1 गुने बराबर, पर यदि 10 वर्ष या कम के समय के लिए भाड़े पर दिया है तो 1 गुने बराबर उसे प्रतिकर देना होगा। अब इसमें 17(1) क्या कहती है कि 17(1) में है कब्जा भूस्वामी को मिलने के बाद 2 वर्ष तक किराए पर नहीं देगा आरसी के बिना अनुमति से। इसमें यही बात की गई है कि आरसी के बिना अनुमति से ई और एफ में यदि कब्जा खाली कराया गया है भूस्वामी द्वारा,
फिर से देखते हैं, ई और एफ के तहत यदि भूस्वामी द्वारा क्या कराया गया है, कब्जा खाली कराया गया है, ठीक है। तो आरसीए के बिना विदाउट परमिशन क्या करेगा, वह 2 वर्ष तक किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा, यह तो हमने पढ़ा है। पर अगर देगा तो किसकी अनुमति से देगा, आरसीए की अनुमति से देगा, अन्यथा नहीं देगा। अब दूसरी बात यहाँ पर की गई, भूस्वामी या जिसके फायदे के लिए वह स्थान है तो वह कब्जे को 2 माह के अंदर क्या कर लेगा, अधिभोग में ले लेगा। मतलब जिसके लिए वह खाली कराया गया था वह स्थान, तो वह क्या करेगा, उसे 2 माह तक अधिभोग में ले लेगा। और यदि ऐसा करता है मतलब 2 साल तक किसी अन्य को क्या उल्लंघन कर देता है, 2 साल तक, 2 साल के अंदर किसी अन्य को किराए पर दे देता है या 2 माह तक वो अपने अधिभोग में नहीं लेता है, तो किराएदार क्या करेगा, आरसीए को आवेदन करेगा कि मुझे वो कब्जा दिलाया जाए और मुझे जो क्षति हुई है वो भी दिलाया जाए। तो आरसीए उसको कब्जा, यदि आरसीए का समाधान हो जाता है तो अभिधारी को कब्जा भी दिलाएगा और अभिधारी को हुए नुकसान की पूर्ति के लिए युक्त प्रतिकर भी भूस्वामी द्वारा किसे दिलाया जाएगा, अभिधारी को दिलाया जाएगा, जो कि आरसीए बताएगा। अब 43(3)(a) बात करता है कि 43(3)(a) के तहत 17(1)(2) का उल्लंघन होता है तो 1000 रुपये और 3 माह का कारावास यहाँ पर किसको होगा, तक का कारावास, या दोनों दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है, भूस्वामी को दिया जा सकता है। यदि वो क्या करता है, 2 साल तक, 2 साल के अंदर किसी अन्य को कब्जे भाड़े पर दे देता है और 2 माह तक जिसके लिए वो कब्जा खाली कराया गया था वो उसे यूज़ नहीं करता है। अगर ऐसा करता है, यदि ये कंडीशन हो जाती हैं तो क्या करना होगा, तो फिर 43(3)(a) के तहत 1000 रुपये का जुर्माना भूस्वामी को देना होगा और 3 माह तक का कारावास या दोनों दिया जा सकता है। अब जो जी पॉइंट है वो देख लेते हैं, मरम्मत है, यह इसका शॉर्ट ट्रिक है, वो मरम्मत है, ठीक है। इसका है कि भाड़े पर दिया मकान मानव निवास के लिए असुरक्षित हो गया है, भूस्वामी उसमें मरम्मत कराना चाहता है। मतलब जो स्थान भाड़े पर दिया गया था वो अब उस असुरक्षित हो गया है, रहने लायक नहीं है, तो किराएदार मकान मालिक खाली ना करे तो न्यायालय में वाद ला सकता है। मतलब किराएदार से कहा कि इस स्थान को खाली कर दो और किराएदार जो है उस स्थान को खाली नहीं करता है, तो क्या होगा, खाली ना करने की दशा में क्या होगा कि वाद ला सकता है, कौन, मकान मालिक वाद ला सकता है। अब 18 इसके साथ सेक्शन 18 हम पढ़ेंगे तो 18(1) में बताया गया है कि जैसे ही वाद लाया जाता है तो न्यायालय उससे पूछेगा, किससे पूछेगा, किराएदार से पूछेगा कि क्या यहाँ पर तुम फिर से रहना चाहते हो, तो निर्वाचन का अधिकार यहाँ पर किसका हो जाता है, किराएदार का हो जाता है। यदि वह हाँ कहता है, यदि जो किराएदार है वो हाँ कहता है कि हाँ मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो अब न्यायालय यहाँ पर कुछ आदेश देगा। यहाँ पर बताया गया है कि ठीक है, निर्वाचन करने का अधिकार अभिधारी को होगा, यहाँ पर रहना चाहते हो, न्यायालय पूछेगा, यदि वह हाँ कहता है तो न्यायालय अब यहाँ पर निर्देश देगा कि कुछ टाइम बताएगा कि इस टाइम के अंतर्गत किराएदार से कहेगा कि तुम इस स्थान को खाली कर देना। यदि वह किराएदार उस स्थान को खाली कर देता है, अब ये खाली स्थान हो गया, ठीक है, यदि न्यायालय खाली करा दे, मतलब एक टाइम के अंतर्गत इस दिनांक में वह खाली करा दे, तो क्या होगा कि मरम्मत पूरी होने के बाद, अब इसमें इस स्थान में जो खाली करा दिया गया, मरम्मत पूरी होने के बाद भूस्वामी को अभिधारी को बताना होगा कि मरम्मत पूरी हो गई है और कब्जा क्या कर दे, कब्जा दे देगा, किसको दे देगा, अभिधारी को दे देगा जिससे लिया गया था कब्जा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये बताई गई है कि जैसे ही मकान मालिक को न्यायालय ने कब्जा दिला दिया है, भू अभिधारी से क्या कराया है कि कब्जा खाली करा दिया है, बेदखल कर दिया है, तो अब जैसे ही कब्जा प्राप्त हुआ है तो 1 माह के अंतर्गत, अब इसने क्या किया था, ये जो भूस्वामी है उसने ये कहा था कि मुझे यहाँ पर निर्माण कार्य कराना है, तो न्यायालय टाइम देगा कि 1 माह के अंतर्गत तुम अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर दो। यदि ऐसा नहीं करता है, पूरा ना कराए, यदि 1 माह के अंतर्गत ऐसा कार्य पूरा ना कराए भूस्वामी, निर्माण कार्य पूरा ना कराए और 1 माह अंदर, इसमें 2 कंडीशन है, 1 माह के अंतर्गत यदि मकान मालिक कब्जा फिर से अभिधारी को ना दे, और दूसरी बात यह है कि 1 माह के अंतर्गत यदि वो निर्माण कार्य भी प्रारंभ ना कराए तो कब्जा किराएदार को दे दिया जाएगा। फिर जो तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि न्यायालय में क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, न्यायालय में किराएदार आवेदन करेगा कि मुझे ये कब्जा दिला दिया जाए। अब न्यायालय का समाधान हो जाता है तो कब्जा क्या करेगा, किराएदार को दिला दिया जाएगा और प्रतिकर भी, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यदि ये जो किराएदार है वो सही बात कर रहा है, इसने ऐसा किया है भूस्वामी ने, तो जांच पड़ताल के बाद प्रतिकर और कब्जा दोनों ही किसको दे दिया जाएगा, अभिधारी को दे दिया जाएगा। अब इसमें अगला क्लॉज है वो ये है, एच वाला क्लॉज है, निर्माण प्रयोजन की बात करता है। इसके साथ हमें 18 और 12 साथ पढ़ना है।
एच कहता है निर्माण प्रयोजन, निर्माण या पुनर्निर्माण या सारवान वृद्धि या परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए, और इस प्रयोजन के लिए स्थान खाली कराना आवश्यक है। अब इसमें क्या है कि यदि कोई निर्माण, कोई भूमि स्वामी है, एच में बताता है भूस्वामी है, कोई स्थान है, ये जो इसका स्थान है, इस स्थान पर कोई निर्माण कराना चाहता है, ठीक है, इस स्थान पर कोई निर्माण कराना चाहता है जिसके लिए उसे यहाँ से अभिदारी को हटाना, बेदखली करना आवश्यक है। वह अभिदारी से कहता है कि हट जाइए, मैं यहाँ पर निर्माण कार्य कराना चाहता हूँ, मैं अपना इसमें कुछ पुनर्निर्माण कराना चाहता हूँ, कुछ वृद्धि कराना चाहता हूँ अपने इस मकान में। तो अभिदारी यहाँ पर खाली नहीं करता है, तो फिर क्या करेगा, जो भूस्वामी है वो किसके पास जाएगा, न्यायालय में जाएगा। सारवान वृद्धि या परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए, प्रयोजन क्या है, उस स्थान पर सारवान वृद्धि करना चाहता है या परिवर्तन करना चाहता है, इस प्रयोजन के लिए स्थान खाली कराना आवश्यक है। तो न्याय ऐसा करने से पहले आवश्यकता देखेगा। अब जो न्यायालय है वो ये देखेगा कि वाकई ऐसा जो स्थान है, अब जैसे अभिदारी उस स्थान को खाली नहीं करता है तो क्या करता है, भूस्वामी वाद लाता है। अब जब वाद लाया जाता है तो न्यायालय ये देखेगा, जो न्यायालय है वो ये देखेगा कि ये जो भूस्वामी है वो सही बात कर रहा है, क्या जरूरी है कि अगर ऐसा निर्माण कराना है तो अभिदारी को अलग किया जाए, ठीक है। तो 12(7) में बताया कि कोई अमूल परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, पर यदि ऐसा परिवर्तन करना है तो वह लोकहित में होगा। अब न्यायालय देखेगा कि क्या ऐसा जरूरी है, तो न्यायालय इसमें कुछ कंडीशन बताएगा कि उससे आप भूस्वामी से कहेगा कि यदि तुम परिवर्तन कराना चाहते हो ठीक है, पर उस परिवर्तन ऐसा होगा कि उसमें अमूल परिवर्तन नहीं होगा, कोई बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा परिवर्तन करना चाहते हो तो लोकहित में होगा। यदि परिवर्तन होगा, यदि तुम जो परिवर्तन कराना चाहते हो ठीक है करा लो, परंतु वह परिवर्तन लोकहित में होना चाहिए, तभी तुम करा सकते हो। ये बाउंडेशन है भूस्वामी के ऊपर, अन्यथा तुम इसमें परिवर्तन नहीं करा सकते। न्यायालय ये भी ध्यान रखेगा कि भूस्वामी पास ऐसे निर्माण वृद्धि के लिए पर्याप्त नक्शा हो। अब ऐसा ना हो कि जो भूस्वामी है वो झूठ बोल रहा है भू अभिदारी को मकान खाली कराने के लिए या कब्जा करने के लिए। तो न्यायालय ये भी ध्यान रखेगा कि यदि वह जो परिवर्तन कराना चाह रहा है वो लोकहित में हो। दूसरी बात यह है कि यदि जो वो परिवर्तन कराना चाह रहा है उसके लिए नक्शा वक्शा है कि नहीं है, उसे किस हिसाब से उसका परिवर्तन कराना है। और दूसरी बात ये भी है कि निर्माण के लिए पर्याप्त धन भी होना आवश्यक है। यदि उसके पास धन ही नहीं है, निधि ही नहीं है उसके पास कि वह उसमें जो निर्माण कार्य कराना चाहता है तो कैसे निर्माण होगा। तो न्यायालय इन बातों को ध्यान में रखेगा। इन सबको देखने के बाद यदि न्यायालय को लगता है तो वह अभिदारी की बेदखली हो सकती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए यदि न्यायालय को लगता है कि यदि जरूरी है बेदखली तो वह बेदखली कर सकता है। यदि उसके पास पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, नक्शा नहीं है और वह लोकहित के विरुद्ध जो है परिवर्तन कराना चाहता है तो न्यायालय ऐसी बेदखली नहीं करेगा, परंतु इनके अधीन रहते हुए न्यायालय ऐसी बेदखली का आदेश दे सकता है। अब सेक्शन 18 इसमें कहता है कि निर्माण पूरा होने के बाद, इसमें एक कंडीशन फिर से है कि निर्माण पूरा होने की तारीख से 1 माह के भीतर कब्जा भूधारी को दिया जाएगा। जिस दिन निर्माण कार्य पूरा हो जाता है उसके 1 महीने के अंतर्गत क्या किया जाएगा, कब्जा भूस्वामी को भू अभिधारी को दे दिया जाएगा। और यदि भूस्वामी प्राप्त हुए कब्जे में 1 माह अंतर्गत कार्य निर्माण प्रारंभ करे तो भी न्यायालय भू अभिधारी को कब्जा प्लस प्रतिकर दे देगा। इसमें हम पहले 18 देख चुके हैं, फिर भी थोड़ी सा देख लेते हैं कि निर्माण पूरा हो जाता है तो निर्माण पूरा होने की तारीख से 1 माह के अंतर्गत जो कब्जा है वो भूस्वामी किसको दे देगा, अभिधारी को दे देगा, ठीक है। और दूसरी बात ये बात बताई गई है कि यदि भूस्वामी प्राप्त हुए कब्जे में, अब जो भूस्वामी है उसको जो कब्जा प्राप्त हुआ है, भू अभिधारी को यहाँ से बेदखल करा दिया गया है, भूस्वामी को कब्जा प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी है भूस्वामी की कि 1 महीने के अंतर्गत वो क्या कराए, उस निर्माण कार्य को प्रारंभ कराए। यदि 1 माह के अंतर्गत ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराता है तो जो भूधारी है वो न्यायालय में जाएगा और कहेगा कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, ऐसी बात है। और कब्जा भी यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है तो कब्जा किसे दिया जाएगा, भू अभिधारी को कब्जा दिला दिया जाएगा। और प्रतिकर भी, जो भी नुकसान हुआ है भू अभिधारी को, किराएदार को जो भी नुकसान हुआ है तो किराया प्लस कब्जा किसको दे दिया जाएगा, अभिधारी को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आई है 13 घर। अब यहाँ पर आई जो है, अभिधारी ने अपनी रहने के लिए अयुक्त निवास स्थान बना लिया है, उपयुक्त जो निवास स्थान बना लिया। यदि अभिधारी को मकान आवंटित दे दिया तो किसी अन्य द्वारा तो बाद लाया जा सकता है। इसमें यह है कि 2 कंडीशन बताई गई हैं, ठीक है। कि पहली बात तो ये है कि जो अभिधारी है, जो किराएदार है, उसने अपने रहने के लिए उपयुक्त, यहाँ पर उपयुक्त लिखा है, ये उपयुक्त है,
यहाँ पर अभियुक्त जो अभिधारी है, अभिधारी उपयुक्त अपने निवास के लिए उसी शहर में अन्य कोई स्थान पर निवास के प्रयोजन के लिए कोई जगह बना लेता है। ठीक है, अपने रहने के लिए उपयुक्त निवास स्थान बना लेता है, मतलब उसने दूसरा घर बना लिया है अभिधारी ने, या फिर उसे अभिधारी को किसी भी प्रकार से आवंटित कर दिया है। दो कंडीशन है, या तो अभिधारी ने स्वयं से घर बना लिया है या फिर किसी अन्य ने उसे दे दिया है। वह कोई घर उसी शहर में उस जगह पर रहने के लिए कोई घर दे दिया है, तो फिर यहाँ पर बेदखली की जा सकती है। फिर क्या करेगा, फिर मकान मालिक है वो कहेगा कि साहब इनके पास स्थान है रहने के लिए और मैं अपना कब्जा वापस चाहता हूँ, इसी शहर में इनके पास अन्य कोई स्थान है। यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसा स्थान है तो न्यायालय यहाँ पर बेदखली का आदेश दे सकता है। अगला क्लॉज है जे बताता है मेरी नौकरी। अब यदि जो भूमि स्वामी की सेवा नियोजन के लिए स्थान किराएदार को दिया गया था, तो यदि किराएदार सेवा में ना रहे, तो यदि किराएदार द्वारा स्थान छोड़ा नहीं जाता तो न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। अब जो भूमि स्वामी, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो ए है भूमि स्वामी है और जो बी है वो किराएदार है। अब ए ने अपना किराया जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है वो इसलिए बी को दिया था क्योंकि जो बी है वो एक ही कंपनी में काम कर रहा था। ठीक है, मतलब उसके सेवा में नियोजन में था। मेरी नौकरी जब तक चल रही थी तब तक मैंने, जैसे मेरी नौकरी में तुम काम कर रहे थे, मेरे यहाँ तुम कोई काम कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें वो कोई स्थान किराए पर दिया था। अब मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया या अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई भी बात हो जाती है, अब तुम सेवा में नहीं रहे या फिर नियोजन में नहीं रहे, अब तुम्हारी नौकरी छूट गई, तो क्या होगा, अब तुम मुझे मेरा स्थान दे दो, क्योंकि मैंने नौकरी के लिए ही तो तुम्हें रखा था कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो, जॉब करते हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो मकान मालिक रहते हैं, काम वाली बाइयों को एग्जाम्पल से समझते हैं, काम करने वाली बाइयाँ हैं उनको घर में ही रख लेते हैं। ठीक है, अब वो कब तक उसको घर में रखे रहेंगे, जब तक कि वह जब तक वो नौकरी करती है वो लेडी। अगर वो नौकरी करना बंद कर देती है, जो काम करना है वो बंद कर देती है, तो क्या उसे वो स्थान भी छोड़ना होगा। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो इस आधार पर क्या है, बेदखल किया जा सकता है न्यायालय द्वारा कि यदि नौकरी के आधार पर ही उस किराएदार को रखा गया था तो उसको बेदखल किया जाएगा। इसमें 12(8) पढ़ते हैं, यदि अभिधारी सेवा में है या नहीं है ये विवाद है। अगर ये विवाद है कि जो अभिधारी है वो सेवा में है या नहीं है, मतलब इसके संबंध में जो वाद है वो लंबित है। ठीक है, वाद लंबित है कि यदि मकान मालिक कहता है ये मेरी नियोजन में नौकरी में था साहब और इसलिए मैंने इसे किराए पर दिया था, अब जो अभिधारी है वो मना कर देता है, तो यहाँ पर विवाद हो जाता है। तो जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता कि ये नौकरी के लिए ही रखा गया था तब तक बात लंबित होता है। तो जब तक बात चलता है, फाइनल ऑर्डर नहीं आता है, तब तक क्या होगा, तब तक अभिधारी उस स्थान को खाली नहीं करेगा। इसमें 12(8) में यही बताया है कि जब तक यदि वो बात चल रहा है न्यायालय में तो बाद लंबित दौरान अभिधारी को सेवा वाली बात लंबित दौरान, मतलब इस सेवा में है अभिधारी या नहीं है इस बारे में यदि बात लंबित है तो जब तक बात लंबित है तब तक क्या होगा, तब तक जो अभिधारी है उसको क्या नहीं किया जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। अब अगला देखते हैं, क्या बताता है छोटा नुकसान। मतलब छोटा नुकसान ऐसा है कि नुकसान कर दिया है, जो किराएदार है उसके द्वारा कोई नुकसानी कर दी गई है। देखते हैं, अभिधारी ने उस स्थान में सारवान नुकसान पहुंचाई है। जिस स्थान पर जो किराएदार रह रहा था, के पॉइंट बताता है सारवान कोई ऐसी नुकसानी पहुंचाई है, तो 12(9) तो उसका बेदखली का आधार यहाँ पर बन जाता है। परंतु इसका बचाव क्या होता है कि नुकसानी की मरम्मत प्रतिकर दे दे तो न्यायालय बेदखली आदेश नहीं देगा। अब यदि कोई ऐसा नुकसान कर देता है, जो अभिधारी है उसने कोई नुकसान कर दिया है, अब नुकसानी के अधीन क्या होता है कि नुकसानी की मरम्मत करा दे, या तो अभिधारी को बचाव दिया है 12(9) में कि यदि वह उस नुकसान को सही करा दे या प्रतिकर दे दे, जो भी उस नुकसानी का खर्चा है वह भूस्वामी को दे दे, तो ऐसी बेदखली नहीं होगी। अब अगला पॉइंट है कि विबंध को बताता है, एल पॉइंट है, तो इसमें बताया गया है किराएदार ने भूमि खाली करने की मकान मालिक को लिखित सूचना दे दी है। ठीक है, जिसके संबंध में मकान मालिक ने उस मकान बेचने, किराए की या अन्य कोई संविदा कर ली है, और यदि अभिधारी उस मकान को खाली ना करे जिससे मकान को गंभीर हानि होगी तो बात दायर किया जा सकता है। अब यहाँ पर जी एल पॉइंट है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि मैं किराएदार हूँ और मैं किराएदार हूँ, मैं आपसे कहता हूँ बी आप हैं, मैं किराएदार हूँ और आप मकान मालिक हैं, मैं लिखित में आपको सूचना दे देता हूँ कि मैं अगले महीने की 20 तारीख को आपका कब्जा जो है वो छोड़ दूँगा। ठीक है, ऐसा मैं कहती हूँ कि मैं जो कब्जा आपने मुझे दिया है, जो स्थान दिया है भाड़े पर, मैं लिखित में आपको देती हूँ
कि मैं इस स्थान को क्या कर दूंगी, छोड़ दूंगी। अब आप क्या करते हैं, इस संबंध में किसी और से संविदा कर लेते हैं कि 20 तारीख को कोई सी मिलता है, वो कहता है मुझे यार कब किराए की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि ठीक है 20 तारीख को मेरा जो किराएदार है, भाड़ेदार है, वो जाने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आइए जाइएगा। या फिर उस संबंध में उसने किसी से अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि चलो ये जा रहा है, मैं इसे अपने मकान को बहुत अच्छे से बनवा लूँगा, पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए, ज़मीन वमीन बेच दी, मतलब कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जो किराएदार है, किराएदार की लिखित कंडीशन से कि मैं इसको खाली करना चाहता हूँ आपके इस किराए को, और उसके संदर्भ में यदि मकान मालिक द्वारा कोई कार्य कर लिया गया है, कोई करार कर लिया गया है, कुछ भी ऐसा कर लिया है कि यदि उसकी वह पूर्ति नहीं करता है तो क्या होगा, मकान मालिक को लॉस हो जाएगा। अब क्या है, उसने करार कर लिया है किसी अन्य व्यक्ति से, सी से करार कर लिया है, ठीक है मैं तुम्हें इसका क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें भाड़े पर दे दूंगा। अब सी ने क्या किया है कि सी से उससे ज़्यादा फ़ायदा भी प्राप्त होने वाला था, तो क्या है कि अब उसको लॉस होगा ना यदि वह नहीं देगा उस व्यक्ति को। बी से उसे 20,000 ही मिल रहे थे उस स्थान के लिए, परंतु सी कह रहा था कि मैं तुम्हें 40 दूंगा, तो एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है। तो यदि मतलब किराएदार के लिखित संदर्भ में भी जो भूस्वामी है वह उसके संदर्भ में कुछ ऐसा कार्य कर लेता है जिसकी पूर्ति ना होने पर जो भूस्वामी है उसको हानि होगी, तो बेदखली का आदेश यहाँ पर लाया जा सकता है। इसमें यही बात की गई है जो एल है। इसके साथ 12-10 भी देख लेंगे। 12-10 यहाँ 12-10 है, भूस्वामी उस स्थान को पहले जैसी अवस्था में ले आए या प्रतिकर दे दे तो बेदखली नहीं होगी, ठीक है। 12-10 उसके साथ नहीं है। अब एम देखते हैं कि बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। सन्निर्माण, अभिधारी ने क्या किया है कि भूस्वामी लिखित आज्ञा के बिना, जो किराएदार था उसने भूस्वामी की लिखित आज्ञा के बिना क्या कराया है कि मकान में कोई सन्निर्माण, कोई निर्माण करा दिया है या लेने या कर लेने दिया है, खुद कर लिया है या किसी को करने दिया है, जिससे भूस्वामी हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थान मूल्य में सारभूत रूप से कमी हुई है, तो क्या होगा, अभिधारी का आधार उत्पन्न हो जाता है। मतलब यदि किसी को किराए पर दिया गया था कोई स्थान कि भैया तुम इस स्थान को रखो, और उसमें क्या किया है, कुछ खुद से निर्माण कर लिया है या दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया है, निर्माण करने दिया है, तो खुद किया है या दूसरे को करने दिया है, तो क्या बात हो गई है, सन्निर्माण करने दिया है, तो दोनों में से किसी के भी द्वारा उस पर और ऐसे कोई कार्य से क्या हो जाता है, भूस्वामी को नुकसान हो जाता है, तो उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस पर नुकसान हो जाता है, तो बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाता है। तो 12-10 कहता है कि यदि उस स्थान को जो भू अभिधारी है, किराएदार है, वैसी ही अवस्था में ले आए और प्रतिकर दे दे, या तो वैसी अवस्था में ले आए जैसी अवस्था में पहले था, या फिर प्रतिकर दे दे, तो उसकी बेदखली नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर यही बात करता है। आगे देखते हैं, एन में बताया गया है नील मैदान, यदि कोई खाली स्थान है और उस स्थान पर क्या कराना चाहता है, भूस्वामी है, खाली स्थान पर जो किसी मकान के साथ दिया गया था, ठीक है। नील मैदान है जो किसी मकान के साथ जुड़ा हुआ है, दिया गया था जो नील मैदान है। अब इस स्थान पर क्या कराना चाहता है, भूस्वामी कोई निर्माण कराना चाहता है, कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है, तो भूमि के बिना अभिधारी को हटाए बिना संभव नहीं है। मतलब यदि ऐसा निर्माण कराना चाहता है तो अभिधारी को हटाए बिना यहाँ पर संभव नहीं है, तो उसकी बेदखली की जा सकती है। अब वो बताता है कि अवैध कब्जा, यदि अभिधारी ऐसे स्थान को कब्जे में ले लेता है जो उसके भाड़े में सम्मिलित नहीं था। अब क्या है कि यहाँ पर 2 कमरे दिए गए थे किराएदार को, उसने क्या किया है, 4 कमरे यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसने अवैध तरीके से कब्जा किया है, तो भी उसकी बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा। अब इसमें 2-11 है कि यदि अभिधारी अवैधानिक कब्जे छोड़े दे प्लस न्यायालय कब्जा द्वारा बताया प्रतिकर दे दे तो बेदखली नहीं होगी। अब इसमें बचाव क्या बताया है कि यदि जो अवैध कब्जा उसने भू अभिधारी ने उस पर, अभिधारी ने जो अवैध कब्जा रखा है उसको छोड़ दे, या फिर जो छोड़ दे और प्रतिकर जो न्यायालय बताता है वो दे दे, तो उसकी बेदखली नहीं होगी। अब पी है कि अवैध कार्य दोष सिद्ध हो गया है, जो अवैध कार्य था, जो अवैध कार्य किया है उसके लिए, कोई अवैध कार्य किया है भू अभिधारी द्वारा, उसके लिए दोष सिद्ध हो गया है। अभिधारी ने उस स्थान का अनैतिक और अवैध कार्य के लिए प्रयोग किया है या करने दिया है, तो दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है। जैसे आपने मकान मंगाया था कि मुझे यहाँ पर रहना है, आप वहाँ पर अफीम का व्यापार कर रहे हैं, ये सब इलीगल कार्य होते हैं, तो अवैध कार्य को
और उस संबंध में आप दोष सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा। अब हमने सारी जो उपधारा थी वो सारी पढ़ ली हैं, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्ट है। अब जो हम उपधारा 2 हैं वो ये पढ़ेंगे कि जहाँ उपकिराएदार सेक्शन 15 के तहत विधिक तरीके से रखा गया है। सेक्शन 15 में बताया गया है कि किराएदार है, जो उपकिराएदार है, उसको विधिक तरीके से रखने की कंडीशन बताई गई है, जिसकी सूचना भूस्वामी को दे दी है। तो ऐसी स्थिति में यदि बेदखली बाद अविदारी दिए जाएगा, अविदारी लिए है ही न्यायालय ने आदेश दिया है। तो जब तक उप अविधारी को उसमें पक्षकार नहीं बनाया जाता तब तक उसके ऊपर लागू नहीं होगा। इसमें ये बताया है कि यदि 15 के तहत, यदि सेक्शन 15 के तहत यदि जो उप किराएदार है वह लीगल है, उप किराएदार क्या है, लीगल है, ठीक है, उसके अनुसार ही रखा गया है, तो वो क्या है, लीगल है। अब यदि अविधारी द्वारा जो किराएदार था, तो किराएदार के द्वारा अवैध कार्य करने पर या किराएदार की बेदखली हो रही है, अब यदि किराएदार की बेदखली है और किराएदार की जिस कारण की वजह से उसकी बेदखली हो रही है उसमें जो उप किराएदार है वो सम्मिलित नहीं था, ठीक है, किराएदार ने कोई अवैध कार्य किया है या कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से उसने सन्निर्माण करा दिया है, नुकसान करा दिया है, तो उसकी बेदखली के आधार उत्पन्न हो जाते हैं। तो किराएदार को तो यहाँ पर बेदखल किया जाएगा, परंतु किराएदार की जो इलीगल कार्य हो उसमें उप किराएदार सम्मिलित ना हो तो उप किराएदार को यहाँ पर छोड़ना नहीं होगा कब्जा, उप किराएदार उस स्थान को बनाए रख सकता है। अन्यथा क्या होगा, अगर उप किराएदार और किराएदार दोनों ही मिलकर किसी कार्य को किया है जिसके लिए बेदखली का आधार उत्पन्न हो गया है किराएदार के प्रति, तो उप किराएदार को भी उसमें बेदखल किया जाएगा। परंतु यदि इलीगल कार्य में किराएदार के साथ उप किराएदार नहीं मिला हुआ था तो उसका क्या होगा, उसके साथ बेदखली का आदेश उत्पन्न नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो एक बार लास्ट में रिपीट कर दूंगी। तो इसमें यही देखते हैं कि जो 12(1)(a) है उसमें बताया गया है कि सही बकाया हो जाता है तो बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा। अब जो बी है वो बताता है गलत उपभाड़े पर दिया है तो बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब सी है वो प्रयोजन से भिन्न कार्य किया है, जिस प्रयोजन के लिए दिया गया था उससे भिन्न कार्य किया हुआ है तो आधार उत्पन्न हो जाएगा। अब डी है वो बताता है कि गलत उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए उपयोग करने को कहा था उसका गलत उपयोग, मतलब 6 माह तक उसने लगातार यूज़ नहीं किया और बिना कारण से उसने यूज़ नहीं किया तो बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा। अब वास्तविक आवश्यकता 4 प्रकार की यहाँ पर बताई गई हैं। तो रहने के लिए यदि आवश्यकता है उसे या उसके परिवार लोगों को तो ई में बताया है, व्यापार के लिए यदि उसे या उसके परिवार लोगों को आवश्यकता है तो एफ में बताया है, और जी बताता है कि मरम्मत करानी है, आवश्यकता है कि मरम्मत कराई जाए उस स्थान की, वरना मानव निवास के लिए सुरक्षित नहीं है तो जी बताता है। एच में बताया निर्माण प्रयोजन, उसे सार्वजन प्रयोजन करना है कि उसे निर्माण कराना चाहता है तो निर्माण प्रयोजन है, ठीक है। आई बताता है तेरा घर, उसका घर बन जाता है, किराएदार का ये अन्य तरीके से उसे मिल जाता है तो बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आई में ये हो गया। अब जे बताता है मेरी नौकरी, अगर मैंने नौकरी दी थी इसलिए तुम रह रहे थे उस किराए पर, तो अगर नौकरी छूटती है तो आपको स्थान छोड़ना होगा। अब के बताता है कोई ऐसा नुकसान कर देता है, सार्वजन नुकसान होता है, इसको एक तरीके से छोटा नुकसान कह सकते हैं, क्योंकि जो एम होता है उसमें सन्निर्माण उसमें कुछ ज़्यादा खर्च करके कर देता है तो उसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। के में छोटा नुकसान हो जाता है, बड़े में और एम में बड़ा नुकसान हो जाता है। एल क्या कहता है, विबंध है कि हित के प्रतिकूल तुम जो काम नहीं करोगे, ठीक है। विबंध है मतलब ऐसा है कि उसने अब लिखित सूचना दे दी है तो फिर उसको खाली करना होगा। किराएदार यदि लिखित सूचना दे देता है, कहता है कि भैया मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, और फिर कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, तो ऐसा मजाक नहीं चलेगा। और एम में है बड़ा नुकसान, मतलब सन्निर्माण करने के लिए पर उसका प्रतिकर वगैरह दे देता है तो उसका बेदखली आधार नहीं होगा। अब नील मैदान है, यदि कोई खाली स्थान है वहाँ पर कोई मकान मालिक उसमें कोई निर्माण कराना चाहता है तो फिर बेदखली आधार उत्पन्न हो जाएगा। अब अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है ओ के तहत तो क्या होगा, तो भी यहाँ पर बेदखली का आधार उत्पन्न हो जाएगा। पी में बताया गया है अवैध कार्य में दोष सिद्ध हो गया है, कोई गलत कार्य कर रहा था उसमें दोष सिद्ध हो गया है तो भी यहाँ पर बेदखली आधार उत्पन्न हो जाएगा। जो बी ये सेकंड क्लॉज है उपधारा 2 है वो ये बताती है कि यदि
किराएदार द्वारा अवैध कार्य किया गया है और उसमें उप किराएदार सम्मिलित नहीं था तो उप किराएदार को बेदखल नहीं किया जाएगा, परंतु किराएदार को किया जाएगा। यदि दोनों साथ में सम्मिलित थे तो दोनों को ही बेदखल किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सेक्शन 12 में सिर्फ इतनी ही बात करती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।